पास ऐसा विजन है कि सबसे पहले इस राजकीय शिक्षा में जो आप सुधार की बात करना चाहेंगे, और कौन से ऐसे कारण दिखते हैं कि आज राजकीय शिक्षा कहीं ना कहीं प्राइवेट की तुलना में हाशिए में जाती दिखती है? डॉक्टर अंकित जोशी। थैंक यू सर, आप दोनों साथियों का। और सबसे पहले आपकी टीम को बधाई की पात्र है जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा है किसी भी प्रत्याशी को अपने शिक्षक साथियों से रूबरू होने का। जो आपका प्रश्न है ये बहुत बड़ा प्रश्न है, पूरी व्यवस्था पर प्रश्न है, और इस प्रश्न में हमारी जो सीमाएं हैं उस सीमा के भीतर हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पॉलिसी मेकिंग बहुत बड़ा इशू आता है। आज की तारीख में अगर मैं आपकी समस्या को उत्तराखंड की राजकीय शिक्षा के संदर्भ में देखूं तो उत्तराखंड राजकीय शिक्षा में पॉलिसी मेकिंग, इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग का बहुत बड़ा इशू है। हमारा रोल क्या है? राजकीय शिक्षक संघ एक दबाव समूह है, एक ऐसा प्रेशर ग्रुप है जो एजुकेशन और टीचर्स के हितों को प्रभावित करने का, को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का एक संस्था है। तो राजकीय शिक्षक संघ का रोल ऐसा होना चाहिए था कि वो शिक्षक हितों की रक्षा कर सके और शिक्षा की रक्षा कर सके। ये दोनों ही उसके दायरे में आते हैं, उसकी सीमाएं हैं, ये बात अलग है। तो क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में टीचर्स की स्टे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में हमारे स्कूल में जितने भी कार्यक्रम चलते हैं वो बॉटम से अप नहीं जाते हैं, वो टॉप से छोड़े जाते हैं। अब टॉप से जब कार्यक्रमों की वर्षा होती है तो विद्यालय को उनको सबको समेटना ही पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन होगा। और अगर मैं महामंत्री पद पर आता हूं तो सबसे पहले मैं विद्यालय और कक्षा कक्ष की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए कक्षा कक्ष की प्रक्रिया को डिस्टर्ब करने के जितने भी ये कार्यक्रम इस तरीके के आते हैं उन पर रोक लगाने का मैं सबसे बड़ा कार्यक्रम करूंगा। अगर शिक्षा अच्छी होगी हमारे विद्यालयों की, समाज का हम पर विश्वास बढ़ेगा, ड्रॉप आउट हमारे यहाँ से कम होंगे और हमारे विद्यालयों की छात्र संख्या बढ़ेगी। लेकिन ये लड़ाई महज इतनी नहीं है, ये सॉल्यूशन भी केवल इतना भर नहीं है। ये बोलना बहुत आसान है कि हम जो है पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे। पिछला जो 2008 से लेकर के और आज की हमारी जो राजकीय शिक्षक संघ की स्थिति बन गई है, हम इतने कमजोर हो गए हैं कि शिक्षकों के ही हितों की रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं। जो चीजें हमारी मांगे नहीं होनी चाहिए थी वो सारी चीजें हमारी मांग हो गई हैं। तो हमारा पॉलिसी मेकिंग में आज की तारीख में जीरो इफेक्टिवनेस है हमारी। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं सर मैं। हमारे यहाँ ट्रांसफर एक्ट में डिफाइन किया गया कि कोई भी विद्यालय सुगम या दुर्गम किस आधार पर होगा और क्या होगा। और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा में इसमें इतने ऑफिसर्स हैं, इतने टीचर्स हैं, 30,000 टीचर्स काम करते हैं, 2 IAS ऑफिसर्स इसको डील करते हैं, एक सेक्रेटरी होते हैं, एक DG होते हैं। और मतलब हमारे पास अगर हम रेशियो देखें तो पूरे के पूरे भारत में शायद टीचर और अधिकारियों का अनुपात हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। और उसके बाद हम क्या डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन ये करते हैं कि जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय है उसमें अगर कोई शिक्षक परीक्षा के माध्यम से आता है तो उसके लिए तो वो विद्यालय दुर्गम हो जाएगा, और अन्य जो विद्यालय वहां पहले से काम कर रहे हैं जो शिक्षक उस विद्यालय में, उनके लिए वो विद्यालय सुगम हो जाएगा। मतलब ये गजब है। ये हम क्या कर रहे हैं और कितना हम चीजों को टॉलरेट कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मेकिंग में हमारी कितनी दखल रह गई है। राजकीय शिक्षक संघ की दखल होनी चाहिए थी। स्टेट में एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बननी चाहिए थी जो बिना राजकीय शिक्षक संघ की से के निकले, क्योंकि उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट एक टीचर करता है। लेकिन एक जब हमारा एसोसिएशन ही इतना वीक हो गया है तो फिर टीचर की तो कहां रह गई। उसी के अगेंस्ट इस तरीके की पॉलिसीज आ जाती हैं। आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो आ रखे हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने एसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें इन चुनावों की महत्ता को समझना चाहिए, हमें इनमें रुचि लेनी चाहिए। आपने जो कार्यक्रम चलाया है उचित प्रत्याशियों को कैसे मंच मुहैया कराया जाए, वो कितने मुखर होते हैं, कितनी समझ रखते हैं और वो कैसे काम करेंगे। आज की तारीख में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ आपके पास आएंगे, आपने कार्यक्रम शुरू किया और हम शिक्षक भी क्या है उसको सारे मुद्दे सुनने होते हैं। अगर मैं मान लीजिए कोई एक मुद्दा छोड़ दूं, मैं बोल रहा हूं कि पदोन्नति है, हमारे पास स्थानांतरण है, धारा 27 है, कोई बोलेगा साहब आप अटल नहीं बोल रहे हो, कोई दूसरा बोलेगा साहब आप ये मामला नहीं बोल रहे हो। अरे मुद्दों की गिनती नहीं है, हर वो चीज हमारे मुझे लगता है उनके उंगली से वो बटन जी मेरी आवाज आ रही? यस आपकी आवाज। संगठन का मुद्दा हर वो मुद्दा है जो किसी भी शिक्षक के हित को प्रभावित करता है। हर वो मुद्दा है, वो चाहे उसकी एडवर्स एंट्री से रिलेटेड हो। अंकित जोशी सर सही चल रहा आपका सर? हाँ, ठीक है सर, आपकी इसको कंटिन्यू है।
जी जी सर, बिल्कुल अच्छा, सही चल तो रहा है। हमें सर एसोसिएशन की ताकत को समझना चाहिए, और हमें संगठन की जो ताकत है वो उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हम सबसे बड़े संगठन है सर, आज की तारीख में 30,000 लोगों का हमारा एसोसिएशन है। हम इतने ताकतवर हैं कि हम अपने राज्य की गवर्नमेंट को बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करने तक हम जा सकते हैं। लेकिन हो क्या गया है, हम लोग इतने तितर बितर हो गए हैं, हम एकदम भीड़ की तरीके से काम कर रहे हैं। जिस दिन हम यूनाइटेड हो गए हैं, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा रॉकेट की गति से जो है अपने प्रोग्रेस की ओर करेगा, क्योंकि वहां पर टीचर किसे होगी, पॉलिसी मेकिंग में टीचर रहेगा, पॉलिसी एग्जीक्यूशन में क्योंकि वो रहता है। तो हमारी से नहीं है आज की तारीख में स्कूल एजुकेशन में जो भी प्रोग्राम्स आते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं, और इसीलिए उनकी इफेक्टिवनेस नहीं है। और हमें इस चीज को समझते हुए अपने निर्वाचन को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा, और हमें समझना चाहिए कि हमें अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है जो यहाँ पर दखल दें, यहाँ पर आए और अपने शिक्षकों को इस बात के लिए कन्विंस करें कि देखिए हमें आगे कैसे किस तरीके से बढ़ना है। अंकित जी, एक सवाल जो आपकी बातचीत से आया है, कमलेश जी, मैं रख दूं सवाल? जी जी जी, आपने जो सेंट्रलिज्म की बात की सारी की सारी चीजें स्टेट में तय हो रही हैं, ये बात तो हम सब लोग जानते हैं, पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने एक अकादमिक पक्ष रखा अपना, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये जो केंद्रीयकरण किया जा रहा है, पेपर भी एससीईआरटी तय कर रही है, मासिक परीक्षा की डेट भी एससीईआरटी तय कर रही है, तो ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? और इसमें संघ मौन क्यों है? जब इतनी बड़ी स्ट्रेंथ हमारी है तो हम लोग उसको फॉलो क्यों करते हैं? यस मैन क्यों है? क्यों का जवाब दीजिए प्लीज सर। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्डेड आंसर सर। हमने कभी भी शिक्षा के मुद्दों को रखा ही नहीं ना, आपने अपोज कभी किया ही नहीं। आपने संगठन में जब आप चुनते हो, तो जब आप संगठन में मुझे लगता है वो अंकित जोशी जी का जो नेटवर्क है जी, तो ये जो दूसरी बातें वो आ जाएंगी। तो यह महत्वपूर्ण बातचीत चल रही थी, और जिस तरीके से अंकित जोशी जी अपनी बात रख रहे थे, उससे साफ जाहिर होता है कि उनका अकादमिक जो पक्ष है, शिक्षा के जो सरोकार हैं, उसके प्रति वो चिंतित हैं। और चूंकि हम मुकेश बहुगुणा जी से बहुत सारे सवाल पूछ चुके हैं, तो उन सवालों की पुनरावृत्ति ना करें, और इसके से हम नए सवाल और अलग सवाल करेंगे अभी जितना उनके पास समय होगा। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ बहुत सारे लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। हमने तय किया था कि फेसबुक में भी जो सवाल उठाए जा रहे होंगे साथियों को, उनको भी हम यहाँ पे रखें। तो इस और भी हमारा कोई साथी ध्यान दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे ही अंकित जोशी जी आते हैं तो उनकी तो फिर हम सुनते जी आ गए सर। जी अंकित जोशी जी, बिल्कुल सर, सेंट्रलाइजेशन का हमने कभी विरोध नहीं किया ना। जब हम संगठन में शिक्षक साथियों को चुनते हैं, आप एक ट्रैक 2008 से ये 2023 होने को है, आज की तारीख में इतने सालों में हमने संगठन में कितने लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया? पहला। दूसरा, हमारे अपने संगठन में सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी वजह से हो रहा है? शिक्षकों के चुप रहने से हो रहा है क्या? बिल्कुल ठीक है सर। तो मतलब अगर आप महामंत्री निर्वाचित होते हैं सर, तो आप इस सेंट्रलिज्म को तोड़ना चाहेंगे, यही हुआ ना? सर, मैं तोड़ूंगा, जी, ठीक है, बिल्कुल। अब दूसरा सवाल कि जो हमारी जो कला है, हमारी जो शारीरिक शिक्षा है, हमारा जो संस्कृत है, हमारा जो संगीत है, ये जो विषय है, ये लगातार हाशिए पर जा रहे हैं। लगातार इनके जो पद हैं वो लगातार कम किए जा रहे हैं। तो अगर हमारे शिक्षक आप पर भरोसा जताते हैं और आपको उम्मीदवारी मिलती है, आप प्रांत के पदाधिकारी चुने जाते हैं, तो आप इस पर क्या स्टैंड लेंगे? इस पर हमारा जो राजकीय शिक्षक संघ का पूरा प्रांत है वो क्या स्टैंड लेगा सर? जी सर, हम ये इन विषयों के पद होने चाहिए, सृजित होने चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत की जो सबसे बड़ी आज की तारीख में शिक्षा का दस्तावेज है वो बोल रहा है। आप जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देखिए, हमने इवन सर उसमें स्ट्रीम से आप नहीं बना सकते हो। आप जो है आज की तारीख में ह्यूमैनिटीज और साइंस का जो हमने माइंडसेट बना दिया बच्चों के में, ये नहीं हो सकता है। इन विषयों के पदों का सृजन होना चाहिए। ये अकेले शिक्षक या उन शिक्षकों की मांग नहीं है जो जिनका आगे प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये शिक्षा की रिक्वायरमेंट है। ये भारतीय शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिक्वायरमेंट है। ये तो होना ही है सर, और ये होगा ही होगा, इसको आप रोक नहीं सकते। ये तो नेशनल डॉक्यूमेंट बोल रहा है। लेकिन बात यह है कि आप इसको कितनी गति प्रदान कर पाएंगे, ये सर पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि हम इसको जो है पूरी प्राथमिकता से साथ, क्योंकि ये मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें न केवल शिक्षकों का हित है बल्कि शिक्षा का भी हित है। ये तो एजुकेशन के कोर में है सर।
ये तो हमने जो माइंडसेट बना दिया कि ये साइंस स्ट्रीम है, ये फिजिकल एजुकेशन या म्यूजिक को हम उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए कि उसको मुख्य विषय के रूप में हम इक्वली रखें जितना हम फिजिक्स से शिक्षक को रखते हैं या फिजिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। तो ये इस चीज को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दस्तावेज पर्याप्त है, और क्योंकि ऑलरेडी ये रिकमेंडेशन है तो इसको इम्प्लीमेंट करवाना भी कोई कठिन कार्य नहीं है। हाँ सर। जोशी जी, थोड़ा दो सवालें पूछूंगा मैं आपसे, दो बातें आपके लिए। और मैंने आपको जितना भी देखा है ट्रेनिंग, बड़े एक पंक्चुअल एक ट्रेनर्स के रूप में भी देखा है और अपने काम के साथ एससीईआरटी में डेडिकेशन के साथ भी देखा है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक अच्छे खासे सेटअप में आप काम कर रहे थे, आपके अंदर सांगठनिक एक नेतृत्व का भाव जागा। ये एक अच्छी बात है, मैं इसको सकारात्मक देख रहा हूं उस भाव के पीछे। साथ साथ में दूसरी बात भी इसके साथ क्लब कर दूं क्योंकि नेटवर्क इशू है। एससीईआरटी डाइट जब भी एक नाम आता है, ये एक तीखा प्रश्न भी हो सकता है, जब भी आता है तो शिक्षक के लिए उसको एज ए शिक्षक स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं एक लगता है कि यार ये अधिकारी स्ट्रीम का आदमी है, ये हमसे कोई आइसोलेशन में शिक्षक देते हैं। और उसको एक शिक्षक नेता मानने के लिए, आप ये खुद भी देख भी रहे होंगे अपनी फेसबुक वॉल में, तो शिक्षक नेता मानने से बड़ा परहेज करते हैं और ये एक समस्या हो भी सकती है। तो इस भ्रांति का, इस शंका का खंडन आप कैसे करेंगे? और एक शैक्षिक नेतृत्व की जो भावना आप पे जाएगी, शैक्षिक नेतृत्व खैर वो तो सभी शिक्षक पे होता है, लेकिन शिक्षकों के नेता की जो आपके अंदर जो भावना आई, उसके पीछे के उद्देश्य क्या है? संक्षिप्त रखेंगे बात तो थोड़ा और सवाल पूछेंगे। जोशी जी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं संगठन से दूर रहता था। जब मैं विद्यालय में था, राजकीय इंटर कॉलेज नगरासू, राजकीय इंटर कॉलेज माजरी माफी में, मैं संगठन में केवल एक कमिटेड सदस्य के रूप में था जो कि अपना शुल्क जमा करता था और जिसको अपने पदाधिकारियों पर पूर्ण विश्वास था। 2006 का मैं प्रवक्ता हूं सर, 2006 में कमीशन हूं। आज की तारीख में 2023 आ चुकी है और पूरी की पूरी उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर उतारने के लिए एक जो सबसे बड़ा बैरियर खड़ा हो रखा है वो है वरिष्ठता विवाद का। और ये वरिष्ठता विवाद का बैरियर इतना खड़ा हो गया है कि यहाँ पर विभाग ने और सरकार ने दोनों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम पदोन्नति नहीं कर पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा को हैम्पर करता है हमारे अपने गोल्स को अचीव करने में, जो सबसे बड़ी बात है वो स्थानांतरण का है। यहाँ पर सुगम और दुर्गम का बैरियर इतना बड़ा है कि आज की तारीख में हमने हर चीज से समझौता कर लिया, हमने पदोन्नति से समझौता कर लिया। केवल हर किसी को जो है एक कन्वीनियंट प्लेस चाहिए और उसके लिए बहुत ही शातिर तरीके से कुछ इस तरीके की पॉलिसीज आ जाती है कि 7-8 साल ABCD-DEF रहता है, उसके बाद आने वाले 2-4 सालों के लिए केवल सुगम दुर्गम रहता है और उसके बाद फिर आने वाले सालों में एक नई पॉलिसी आ जाएगी। पूरे के पूरे उत्तराखंड शिक्षा में अगर जब तक ये स्थानांतरण की व्यवस्था पारदर्शी नहीं होगी, ये भ्रष्टाचार को जन्म देगा। और कई बार मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पारदर्शी स्थानांतरण पॉलिसी कोई लाना भी नहीं चाहता है क्योंकि एजुकेशन में भ्रष्टाचार का ये एक सबसे बड़ा जरिया है। आज की तारीख आप देखो सर, हमारे 1 या 2 दिन में बैकडेट में सीनियरिटी ये हमारी ट्रांसफर सूची जारी होगी और वो जो ट्रांसफर सूची जारी होगी जिसमें 15% का हवाला दिया गया है, क्या कहीं पर वो 15% विभाग उसे ओपन करता है? एक ऐसी पात्रता सूची डाल दी गई है जिसमें कि 59 इयर्स 11 मंथ्स ओल्ड वाले आदमी को भी आपने एलिजिबल दिखाया है, एक जो बीमार व्यक्ति है उसको भी आपने एलिजिबल दिखाया है और उसके बाद इस तरीके से सूचियां निर्गत हो जाती हैं कि एक आम शिक्षक को उसके अनुपालन के अलावा कुछ नहीं बचता है। 2006 से लेकर के 2023 तक की मेरी जो यात्रा है और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो मुझे इस बात पर मजबूर कर देती है कि मेरा ये पूरा का पूरा जीवन एक शिक्षक के रूप में जाएगा। और अगर एक शिक्षक के रूप में जाएगा, मैं पॉलिटिकल साइंस का आज भी विद्यार्थी हूं सर, अगर मुझमें अपने अधिकारों के प्रति चेतना नहीं है, अगर मैं इस अव्यवस्था में सहज महसूस करता हूं तो मुझे चुपचाप अव्यवस्था का शिकार हो जाना चाहिए और अन्यथा मुझे इस अव्यवस्था के विरोध में खड़ा हो जाना चाहिए। मुझे यह तो नहीं पता कि मैं कितना प्रभाव डाल पाऊंगा, लेकिन मैं इस पूरी अव्यवस्था को चुनौती दूंगा नीचे से ऊपर तक। और यही एक बहुत बड़ा कारण रहा। रही बात सर एससीईआरटी और डाइट की, मेरे लिए विद्यालय और एससीईआरटी डाइट्स ये सभी हमारे संस्थान है, हमारे लिए बड़े पवित्र संस्थान है। मैं जिन विद्यालयों में रहा वहां सबसे ज्यादा मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं मेरा रिजल्ट एक्सीलेंट रहा। मैंने अपने सब्जेक्ट के अतिरिक्त सारे अतिरिक्त भी अन्य विषयों को मैंने पढ़ाया है और दोनों ही विद्यालयों के स्टाफ को आप पूछिए, उस क्षेत्र में पूछिए मैं कितनी एक्स्ट्रा क्लासेस चलाता था। एकमात्र ऐसा शिक्षक हूं जिसके विरोध में यह लिखा गया है कि इन विद्यालयों में एक्स्ट्रा क्लासेस को बंद कर दिया जाता है। तो एक आम शिक्षक के मन में ये जो खींच है एससीईआरटी और डाइट के प्रति, ये इसलिए है क्योंकि एससीईआरटी और डाइट को कहीं पर ये ग्लैमर है, वहां पर ग्लैमर है स्टेज का। और जब वो बात करते हैं और सामने हमारा ही शिक्षक साथी उसको फॉलो करता है तो उसको लगता है कि जैसे सामने से कोई अधिकारी आ रहा है। और इसमें भी संगठन की भूमिका
संदेह बड़ी सस्पिशियस रही है, क्योंकि संगठन में किसी ने भी ये नहीं बताया कि SCERT और डाइट हमारे संस्थान है। मैं वो पहला प्रत्याशी हूं जिसने इस बात को बोला कि SCERT और डाइट के रास्ते ओपन कर दिए जाएं। आज की तारीख में जब वहां से अनिवार्य में वहां के शिक्षकों को आप बाहर भेजने की बात कर रहे हो, तो वहां के रिक्त पदों को एक आम शिक्षक के लिए क्यों नहीं खोल रहे हो? क्या किसी ने सवाल को पूछा? वो पूरी की पूरी सूची त्रुटिपूर्ण हो जाती है। जिस क्वालिफिकेशन का आदमी अंदर बैठा हुआ है, उसी क्वालिफिकेशन का आदमी बाहर बैठा हुआ है। लेकिन वहां पर जब तक अलग से शिक्षक शिक्षा संवर्ग का गठन नहीं हो जाता है, तब तक या तो आप फ्री फ्लो रखिए भाई, अगर आप शिक्षकों को अंदर बाहर कर रहे हैं तो उन स्थलों को आपने रिक्त स्थान क्यों नहीं दिखाया? लेकिन संगठन के किसी पदाधिकारी ने इसको चुनौती नहीं दी। मैं दूंगा। मैं इस बात को 2013 का शासनादेश हुआ, उस शासनादेश गया जोशी जी, उसमें जोड़ना चाहूं, उससे कहीं बेहतर आदमी बाहर बैठे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो बेहतर और उनके लिए कोई रास्ता नहीं है जी। वो इसलिए भी बेहतर है क्योंकि एक्चुअल टीचिंग कर रहा है। आज हम जब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं सर जिन पर क्योंकि संगठन तटस्थ रहा, हमारे पदाधिकारी चुपचाप रहते हैं कि कहीं मैंने एक गुट का समर्थन किया तो दूसरा गुट कहीं मुझसे नाराज न हो जाए। अरे जो नियमानुसार सही है आप उसकी बात क्यों नहीं करते हो? जो नियमानुसार सही है वो होगा ना। आप ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप करने की बात क्यों नहीं करते हो? आप SCERT डाइट्स का एक बार आप नियमावली बनाइए ना। आप वहां चाहते क्या हो? आप क्या चाहते हो कि आप डिपार्टमेंटल लोगों को लाना चाह रहे हो, आप ओपन लोगों को लाना चाहते हो? इस प्रदेश में स्थिति ये हो गई है शिक्षकों की 2013 एक पूरा का पूरा निदेशालय खपता है सर। वहां डायरेक्टर आर्ट जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्टर आर्ट के अधीन जो होता है वो सीमेट होता है, SCERT और डाइट होते हैं। वो डायरेक्टर पिछले 2013 से लेकर के आज तक एक जियो जो हो चुका है, जिसको माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है, उस जियो के अनुपालन में आज तक नियमावली नहीं बनी और संगठन में हमें नहीं आना चाहिए। मैं 2006 से लेकर के क्लासरूम और SCERT में जिस लोगों ने मेरे काम देखा है, जो शिक्षक मेरे कहीं ना कहीं किसी रूप में मेरे संपर्क में आए, उनसे पूछिए मैं किस लेवल से काम करता हूँ, किस कमिटमेंट से काम करता हूँ। तो मैं क्या सर संगठन से बना लेनी चाहिए कि नहीं संगठन है वो जैसा करते आए हैं। आज मेरा जो है चयन मिलना चाहिए था, मुझे 10 साल बाद मुझे चयन मिला, 1500 रुपए मेरी वेतन वृद्धि होती है, समय पर मेरा प्रमोशन नहीं होता है और मुझे उन्हीं पुराने लोगों पर विश्वास दिलाना चाहिए। वहां पर यह बोला जाएगा कि अंकित जोशी आप जो संगठन में कैसे आ गए, ये क्या चल रहा है? नहीं डॉक्टर जोशी जरा सुनिएगा आप, ये बिल्कुल आप सही दिशा पर हैं और आपको हमारे जो शिक्षक साथी हैं, जो मतदाता होंगे, वो आपको सुन रहे होंगे और मुझे लगता है कि ये हमारा जो राजकीय शिक्षक संघ है वो किसी को भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि वो किसी का रास्ता रोके संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए। लेकिन आपने जो बात कही कि मैं एकमात्र शिक्षक हूं, तो आप एकमात्र शिक्षक नहीं है जो कक्षा में पढ़ाते हैं। बहुत सारे हजारों शिक्षक हैं जो तन मन से और धन से अपने विद्यालय में पढ़ाते हैं। आपका जो आक्रोश है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। दो चीजें और आपकी बात से निकल के आती है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो लोग डाइट में हैं, जो सीमेट में हैं, जो SCERT में हैं, वो शिक्षकों की समस्याओं से दूर हो जाते हैं। तो क्या आपके संज्ञान में है कि बहुत सारे शिक्षक हमारे बिना किसी कसूर के, बिना स्पष्टीकरण मांगे सस्पेंड हो जाते हैं और ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं? ये आपके संज्ञान में है? मेरे संज्ञान में पूरा। यदि हाँ तो आप इसे कैसे देखते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल जो आपने कहा है, मुझे लगता है कि ये जो चिंता है आपकी एज ए प्रत्याशी, और जब आप कार्यकारिणी में मतलब हम तो यहाँ से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर सबने आपको मौका दिया और आप पदाधिकारी के तौर पर आते हैं, तो जो बात आपने कही कि 2009 में हमारा जो ये राजकीय शिक्षक संघ है, इसको मान्यता मिल चुकी थी। अगस्त में 14 साल हो जाएंगे। क्या हमारा जो प्रांत का कार्यालय है उसकी स्थापना होगी? कहीं कार्यालय होगा हमारा? ये दो सवाल। बिल्कुल सर, मैं महामंत्री आता हूं, निदेशालय में इसका प्रांत का कार्यालय होगा। अगर गवर्नमेंट देती है तो ठीक, नहीं तो मैं अपने व्यक्तिगत उस पर, हमारे पास संगठन में पैसा होता है और न केवल कार्यालय होगा, उसमें एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो हमारे शिक्षकों की एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग में हेल्प करेगा। यह भी मेरा कमिटमेंट है। दूसरा, बहुत जल्द मैं आते ही एक इस तरीके की वेबसाइट डेवलप करने जा रहा हूं जिसमें शिक्षक साथी अपनी समस्याओं को रखेंगे। उसमें मैंने अभी उस पर मेरा काम चल रहा है और वो अपनी समस्याओं को न केवल रखेंगे बल्कि इसको ट्रैक भी कर पाएंगे। तीसरी बात, देखिए हमारा शोषण अगर कहीं पर हो रहा है, कोई अधिकारी कर रहा है, वो नियमानुसार नहीं कर सकता है जिस चीज को, उसके संरक्षण में हमारे संगठन को देन एंड देयर उपलब्ध हो जाना चाहिए। मैं ब्लाइंड सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। जहां पर शिक्षक गलत है, ठीक है, आप नियमानुसार कार्रवाई करिए, लेकिन किसी न किसी मेलाफाइड इंटेंशन से अगर कोई अधिकारी किसी भी शिक्षक साथी का शोषण करेगा, ये कभी हो नहीं पाएगा मेरे रहते हुए। ये नहीं हो पाएगा सर। मैं इस तरीके की एक मैकेनिज्म करूंगा कि आप 24/7 आप
सेकंड्स में मेरे पास कंप्लेंट आएगी और मैं वहां पर रहूंगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए एक सवाल और, फिर मैं कमलेश जोशी जी की तरफ जाता हूं। जो आपने इशारा किया है, ये हम सब लोग सुन रहे हैं कि हमारा प्रांत का एक कार्यालय होगा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। 14 साल हो जाएंगे और अगर संघ मितव्ययिता बरतता और उस पैसे को, हम सभी लोग उसके लिए संघनिष्ठ साथी हैं, हमारी अपनी समस्या है, हमारे परिवार की समस्या है, तो आज हमारे पास लाखों रुपया होता संघ के पास, तो जो शिक्षक के कल्याण में काम आता, जो हमारे निर्धन छात्र हैं उनके लिए कुछ छात्रवृत्तियां शिक्षक संघ देता, तो क्या इस तरफ भी आपकी कोई योजना है? बिल्कुल सर, मेरे पास, मैं प्रांतीय महामंत्री के रूप में आता हूं, जितना भी पैसा आता है वो सब कुछ ऑनलाइन होगा सर। आपके पास कितना पैसा मेरे पास आया है, मैं कहां से कहां जा रहा हूं, कितने उस पैसे को हमने कहां पर खर्च किया, A to Z सब कुछ फुल ट्रांसपेरेंसी। मेरा सर इलेक्शन की जो मेरी पहली वीडियो होगी वहां पर मैंने ट्रांसपेरेंट शब्द का इस्तेमाल किया है। हमें एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, टीचर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है पॉलिसी मेकिंग में, और हमें इस बात को समझना है। कब तक हम इन बैरियर्स को लेकर के चलते रहेंगे? आप क्यों स्वीकार कर रहे हैं? आप मत अंकित जोशी को मत चुनिए, एक प्रांतीय महामंत्री को चुनिए जो सशक्त हो, जो समझ रखता हो, जो आपकी पैरवी कर सकता हो समुचित स्तरों पर, जो आपके लिए खड़ा हो सकता हो। हमारा दुश्मन, मेरा दुश्मन आज की तारीख में जो मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से कोई ऐसा साथी नहीं है कि जो शिक्षा की समझ नहीं रखता है। आज की तारीख में हमारे लिए अगर किसी ने हमारा सबसे अधिक अहित किया है वो अव्यवस्था ने किया है, जो हमारे विभाग के अंदर है। और ऐसा नहीं है कि हमारे विभाग के अंदर सारे के सारे अधिकारी भी खराब हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे विभाग के अंदर बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो आज भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं। 11 अप्रैल से मैं आज तक अकेला हूं सर जो स्ट्रगल कर रहा हूं पदोन्नति के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये डिपार्टमेंट की इनडिसाइसिवनेस है, डिपार्टमेंट की अनिर्णयता के कारण हमारे शिक्षक साथियों की पदोन्नति नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं इस बात को नहीं समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल, आप चाहे माननीय मंत्री सर से बात करिए, चाहे विभागीय डायरेक्टर के से बात करिए, बोलते हैं आपका मामला कोर्ट में है, जबकि हकीकत यह है कि कोर्ट में शिक्षक विभाग जा रखा है, और विभाग तब तक निर्णय नहीं लेगा जब तक विभाग को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। एक और आप कोर्ट में चले गए, दूसरी ओर आप डिसाइड कैसे करेंगे? तो विभाग, अगर किसी को पदोन्नति के मसले में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, कोई मामला वापस होना है तो विभाग को स्वयं अपना लेना है। लेकिन इलेक्शन की प्रोसेस कहिए या मिसकम्युनिकेशन कहिए, हमारे समझ में अपने मुद्दों को लेकर के हम न मुखर हैं न प्रखर हैं, और न ही हम ये समझ रहे हैं कि इनका एक्चुअल में समाधान कहां से होगा। सर हमारी देखिए ना, जो चीजें हमारी मांग ही नहीं थी, आप छुट्टियों में स्कूल खुल जाता है, किस तरीके का आदेश आ जाता है। अरे ये आप क्या बोलोगे, जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको छुट्टियां मिलेंगी सर? ये कौन सा रूल बोल रहा है? फाइनेंशियल हैंडबुक देखिए ना, रूल ऑफ लॉ है इंडिया में, आर्टिकल 14 देखो ना आप। विधि का शासन क्या होता है? यहां पर कोई भी सर्वोपरि नहीं है, नियम कानून से ऊपर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, हवाई बात है। लेकिन मैं क्योंकि नियम कानूनों को समझ रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनका बेहतर एग्जीक्यूशन कर पाऊंगा। जो हमारे अंदर एक पोटेंशियल है, एक संगठन के रूप में पोटेंशियल है, हम उसे आज की तारीख में बिखरा हुआ है। मैं उस पोटेंशियल की ताकत को दिखाना चाहता हूं कि ठीक है, मैं इतने टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं सर, मैंने पदोन्नति के लिए संघर्ष किया, मैंने मतलब सभी ने किया, जो साथ आए। हमने माननीय मैं सेक्रेटरी सर के साथ वार्ता हुई, माननीय मंत्री जी के स्तर तक बैठक हुई, लेकिन मैं उसके आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? और समाधान उसके आगे ही था। मैं चीफ साहब तक रिक्वेस्ट नहीं कर पाया कि सर मुझे सुनिए, आप जो है कार्मिक और न्याय के साथ हमारी एक बैठक करवाइए और हमें अपना पक्ष रखने का मौका दीजिए। मैं प्रांत में पदाधिकारी नहीं था ना, मैं किस से बोलता? विभागीय अधिकारियों ने एक शाखा का अध्यक्ष होते हुए मुझे इतना सम्मान दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और उन्होंने इस बात को समझा, आप जो बात कर रहे हो बड़ी जेन्युइन है, लेकिन पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में आज की तारीख में जो प्रॉब्लम है वो है अनिर्णयता का। हमारे ठीक है, तो हम देखेंगे जरूर, ये बात सही है। सवाल बहुत सारे थे, मजा आ रहा है आपके साथ बात करने में, लेकिन एक सवाल और, दिया जला लें, काली पट्टी बांध दें, जुलूस निकाल लें, मोटरसाइकिल की यात्रा कर लें, पुरानी पेंशन इससे मिल जाएगी क्या? क्या ठोस दबाव बनना चाहिए? कहां कृपा अटकी है? हाँ, कृपा अटकी है संगठन में, संगठित होने में कृपा अटकी है। आप जो है उचित प्रत्याशियों का चयन नहीं करते हो। आपने बिल्कुल कहा, आज की तारीख में राजकीय शिक्षक संघ का कोई भी, हम कभी भी तालाबंदी नहीं कर पाएंगे सर। मैं लेक्चरर हूं, मैं पदोन्नति की मुहिम को चला रहा हूं। मेरे साथ जो है पदोन्नति के 2269 शिक्षक जो इस साल जिनका पदोन्नति होना है वो थे, और 500-600 लोग और शिक्षक थे। अगर ये 3000 लोग संगठित होते तो पूरी की पूरी कार्यकारिणी इनकी होती, इनको वो संघर्ष समिति बनाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन संगठित नहीं है। आज की तारीख में 600 लोग अंतरमंडलीय, मतलब हद हो गई उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था में। हमारे कुछ शिक्षक साथी अव्यवस्था का इतना शिकार हो गए हैं, आपके एक्ट में लिखा हुआ है कि आप जो है अपने अनुरूप जो है इसमें संशोधन कर पाए, और आपने अंतरमंडलीय शिक्षकों के लिए कोई प्रावधान तक नहीं बना पाए।
कृपया यहां अटकिए। तो किस चीज की जरूरत है? एक उचित, सशक्त और समझदार नेतृत्व की जरूरत है, जो ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं चलो आप जो है शट डाउन कर दो, जो ये बोलेगा इसको इस बात का इस्तेमाल जो करना अच्छे से जानेगा वो आगे बढ़ेगा सर। और जिस दिन सर इसका एक और जवाब है, आज की तारीख में कोई ऐसा सर्वमान्य नेता नहीं है जिसके पीछे शिक्षक हूं, ना मैं। देखिए सर प्लीज हम लोग पहले दिन से इस बात को कहेंगे, क्योंकि हम आपका पक्ष तो रख रहे हैं, लेकिन हम अगर ये कहेंगे कि अब तक ऐसा, तो वो कहीं ना कहीं हमारी गलती मानी जाएगी। तो आप बहुत अच्छे से, नहीं सुनिए, आप बहुत अच्छे से बात रख रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन कभी कभी आपकी ध्वनि दूसरी ओर ना चली जाए, इसका जो है हम जरूर ध्यान रखें। प्लीज आप जारी रखिए बात। इसके बाद कमलेश जोशी जी आपसे बात करेंगे। ओके सर। देखिए, आपने कहा ना कि कृपा कहां रुकी है। 30,000 लोगों के संगठन में हमारे पीछे कितने लोग अपने लीडर को फॉलो करने के लिए खड़े हैं कि नहीं आपने डिसीजन ले लिया तो वी आर विद यू। आप हैं, आप हमारी बात को रखेंगे, आपका जो निर्णय होगा हम आपके साथ देंगे। इस चीज में मैं कह रहा हूं। और नेतृत्व का मतलब, जब तक हम अपने शिक्षक साथियों के बीच में इस विश्वास को पैदा नहीं करते हैं कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं स्वार्थ की। अगर मुझे एससीईआरटी केवल और केवल एससीईआरटी या निदेशालय में रहना है, मुझे प्रांत के नेतृत्व में कतई नहीं जाना चाहिए। जिस दिन मेरे मन से भावना नहीं होगी, मेरा साथी मुझ पर क्यों विश्वास करेगा सर? मैं जो एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूं, लीडरशिप की एक्सेप्टेंस तब होगी मैं इलेक्शन जीत जाऊं, मैं जोड़ तोड़ से किसी तरीके से इलेक्शन जीत जाऊं, लेकिन मैं इफेक्टिव लीडर तब हूंगा जब मेरे साथियों का मेरे ऊपर ट्रस्ट होगा। वो मेरी एक कॉल को मुझे सुनना चाहेंगे, वो उन्हें लगेगा कि